जय हिंद बच्चों, मैथ्स के कंसेप्ट में आग लगाने वाला मैं आपका अपना एनआईटीएन संदीप सर। मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, एडवांस लेवल तक चलूंगा। यानी मेरा काम क्या रहेगा, कंसेप्ट में आग लगाना, और आप लोग का काम क्या रहेगा, क्वेश्चन को धुआं धुआं करना। तो इसी के साथ आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ट्वेल्थ का पहला टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे क्या, पहले हम कैलकुलस खत्म करेंगे, है ना। पहली बार ट्वेल्थ का क्या सिलेबस देखते हैं कि ट्वेल्थ में सिलेबस है क्या, और कहाँ एडवांस आईआईटी एडवांस लेवल तक चलेंगे, समझना। क्या है, स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्वेल्थ, है ना। ट्वेल्थ का क्या देखना है, सिलेबस समझना। और ये ट्वेल्थ का सिलेबस कौन सा सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स रहेगा, है ना। तो देखना समझना, ट्वेल्थ में सिलेबस मैथमेटिक्स में क्या है। तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें मैं क्या खत्म करूंगा, कैलकुलस। सबसे बड़ा पोर्शन क्या है, कैलकुलस। देन अलजेब्रा का जो पार्ट है उसको इधर मैं लिखूंगा, है ना। देखना कैलकुलस, फर्स्ट पार्ट क्या है, कैलकुलस। कैलकुलस कैलकुलस अब समझना कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है ना। कैलकुलस, अगर कैलकुलस पे कमांड हो गया मतलब क्या हो गया, पूरे आईआईटी लेवल 12 पे कमांड हो जाएगा। क्लियर है। तो कैलकुलस हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, और कैलकुलस कहाँ से आया, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या रीजन है कि इसको पढ़ना पड़ रहा है, सभी पे बहस करेंगे, बात करेंगे। क्लियर है। तो कैलकुलस में देखना मेरा टॉपिक क्या क्या है। फर्स्ट नंबर जो है यहाँ रिलेशन और फंक्शन, तुम्हारा कैलकुलस का ही पार्ट है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशन। रिलेशन, अब यहाँ पे बात करेंगे, जब ये रिलेशन वर्ड मैंने बोला तो अब ये रिलेशन कहाँ से आया है, क्वेश्चन तो दिमाग में आना चाहिए। अगर तुम कंसेप्ट चाहता है तो तीन चार क्वेश्चन दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि अगर कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से आया है, क्या रीजन है कि उसको पढ़ना पड़ रहा है ना। अगर ये सभी जानकारी मिल गया है ना, इसका मतलब उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट है। क्लियर है ना। तो देखना पहला मैंने क्या बोला, कैलकुलस में फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे, रिलेशन। अच्छा, रिलेशन जो जन्म लिया है कहाँ से, सेट से। रिलेशन कहाँ से आया, सेट से। और सेट चैप्टर कहाँ पे है, 11th में है। तो सेट 11th में है और सेट से रिलेशन आया है, इसका मतलब सेट के बारे में तुम्हें जानकारी होना चाहिए कि एक्चुअल में सेट होता क्या है ना। मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं सेट स्टार्ट करूंगा, और सेट से जहां पे रिलेशन प्रोड्यूस होगा, जहां पे रिलेशन जन्म लेगा, सेट को वहीं पे छोड़ देंगे और रिलेशन को पकड़ के आगे बढ़कर रिलेशन को खत्म कर देंगे। समझना ये चीज कि ये जो तुम्हारा कैलकुलस जो है, इसमें जितना भी टॉपिक है ना, आगे जो पढ़ेंगे, तो तुम्हारा सेट से रिलेशन आया है, मतलब क्या, सेट से रिलेशन जन्म लिया है, फिर रिलेशन से फंक्शन। क्लियर है ना। अगर तुम्हें फंक्शन पे कमांड है मतलब क्या, होल कैलकुलस पे कमांड है ना। तुम सेट के बिना रिलेशन नहीं ला सकता है, रिलेशन के बिना फंक्शन नहीं ला सकता है। और आगे चल के तुम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो भी पढ़ेगा वो किसका, फंक्शन का। मतलब हम लिमिट फाइंड करेंगे किसका, फंक्शन का। कंटिन्यूटी किसका, फंक्शन का। डिफरेंशियबिलिटी किसका, फंक्शन का। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फंक्शन का। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, फंक्शन का। इसका मतलब कि होल कैलकुलस में ये सारा चीज फंक्शन का हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन पे कमांड होना जरूरी है। नहीं समझ में आया, है ना। तो फंक्शन में और डिटेल में मैं बात करूंगा। पहली बात, फंक्शन कहाँ से आया है उसका बात करेंगे। फंक्शन कहाँ से आया, रिलेशन से। फिर मैं पूछूंगा क्या, रिलेशन कहाँ से आया है उसका बात करेंगे। तो रिलेशन कहाँ से, सेट से आया है। तो जहां से ओरिजिनेट हुआ है मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, और स्टेप बाय स्टेप है ना फाइंड आउट होता रहेगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। क्लियर है। तो पहले तुम्हारा सेट जो है, सेट रिलेशन कहाँ, सेट से आया है। सेट 11 का है तो मैं सेट पढ़ाऊंगा पहले। अच्छा, सेट में पढ़ाऊंगा तो पूरे सेट नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। जब ये जहां से सेट में जहां से रिलेशन जन्म ले लेगा, फिर मैंने सेट को छोड़ दूंगा। फिर क्या, रिलेशन पकड़ेंगे, फिर रिलेशन से कौन आएगा, फंक्शन आएगा, फिर रिलेशन को खत्म करेंगे पूरे। क्यों, क्योंकि रिलेशन जो है तुम्हारा 12 का टॉपिक है, तो होल चैप्टर पढ़ाएंगे। मतलब रिलेशन में क्या करेंगे कि उसमें रिलेशन से जहां फंक्शन को निकाल के मैंने साइड में रख दूंगा, रिलेशन को पूरे खत्म करके, पूरे एंड करके चैप्टर को, उसके बाद मैं फंक्शन का पकड़ूंगा और फंक्शन को
पूरे जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पूरे पढ़ेंगे, क्योंकि होल कैलकुलस फंक्शन पे टिका हुआ है। क्लियर है ना? तो पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद क्या सेट देखेंगे, है ना? तो देखना समझना। तो इसका जो चैप्टर है इसमें मैं ये भी इंक्लूड कर रहा हूँ, क्या सेट, क्या सेट। सेट तुम्हारा कहा 11 का चैप्टर है, लेकिन 12 में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रिलेशन सेट से आया है। क्लियर है ना? अच्छा, सेट के बाद क्या रिलेशन, और रिलेशन से कौन सी जन्म लेगा? फंक्शन। क्लियर है? क्या कैसे क्या है नहीं है मैं पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, है ना? फुल्ली कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन और हर एक चीज चलेगा, समझना। सेट से रिलेशन आया, रिलेशन से फंक्शन, और फंक्शन के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? लिमिट पढ़ेंगे। फंक्शन के बाद लिमिट, लिमिट के बाद क्या? कंटिन्यूटी, है ना? कंटिन्यूटी, लिमिट के बाद क्या? कंटिन्यूटी। क्लियर है? और कंटिन्यूटी के बाद क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियबिलिटी, 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 डिफरेंशियबिलिटी। ये क्लियर है क्या? अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी के बाद क्या समझना, ये जितना भी टॉपिक है, जितना भी चैप्टर है, ये सभी क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उससे कनेक्टेड दूसरा चैप्टर के बारे में स्टडी करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए तुमको क्या स्टार्टिंग से सभी चैप्टर पे कमांड रखना पड़ेगा। अगर एक चैप्टर कमांड है, इससे कनेक्टेड ये है, इससे कनेक्टेड ये है, तो है ना, ये कंटिन्यू क्या, अगर तुम्हारा एक सही है तो धीरे धीरे सभी चैप्टर क्या है सही, मतलब इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो क्या सही हो जाएगा। क्लियर है? तो डिफरेंशियबिलिटी है, डिफरेंशियबिलिटी के बाद तुम्हारा चैप्टर इससे कनेक्टेड कौन है? डिफरेंशिएशन। अरे क्लियर है क्या? इससे कनेक्टेड कौन है? डिफरेंशिएशन। क्लियर है? डिफरेंशिएशन। अच्छा, अगर तुम्हारा क्या डिफरेंशिएशन अगर सही हो जाएगा तो इससे कनेक्टेड तुम्हारा क्या है? इंटीग्रेशन। अरे क्लियर है क्या? इससे कनेक्टेड क्या है? मैं इसी में कनेक्ट कर रहा हूं, हाँ, देखना समझना। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? अगला चैप्टर डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में समझना, इंटीग्रेशन में दो पार्ट पढ़ेंगे। क्या क्या? एक डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक क्या रहेगा? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इधर तुम्हारा हो जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, और क्या रहेगा? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। यहाँ तक क्लियर है ना? और देखना है इसके बाद जो तुम्हारा टॉपिक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, और इससे कनेक्टेड तुम्हारा क्या है? एरिया अंडर द कर्व, है ना? और डिफरेंशिएशन के बाद एक टॉपिक पढ़ा जाता है, क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना? तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। क्या? पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बात कर लेंगे, है ना? हाँ, इसके बाद क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और यही तुम्हारा क्या है? इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एओडी। एओडी का मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और इसके बाद तुम्हारा क्या है? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मतलब क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एयूसी, एरिया अंडर द कर्व। क्लियर है क्या? अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक, क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? डीई। फंडा क्लियर है ना? यहाँ तक डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसके बाद इसमें एक तुम्हारा क्या है? 12th में आईटीएफ। आईटीएफ मतलब क्या? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना? आईटीएफ।
वैसे इसको ITF को लास्ट में पढ़ाना सही नहीं है, हो सकता है कि मैं वहाँ फंक्शन के बाद ही ITF पढ़ा दूंगा, क्योंकि ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो भी फंक्शन है। तो अगर मैंने ITF वहाँ पे पढ़ा दूंगा तो फिर आगे लिमिट में मैं ITF यूज कर सकता हूँ, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो सभी जगह क्या है क्वेश्चन में ITF को क्या करेंगे यूज करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे ITF लिख रहा हूँ सिलेबस में, लेकिन हो सकता है कि मैं स्टार्टिंग में ही पढ़ा दूँ, क्या रिलेशन खत्म करने के बाद फंक्शन के बाद मैं ITF पढ़ा दूँ, उसके बाद फिर लिमिट कंटिन्यूटी स्टार्ट करूंगा, है ना। तो यहाँ से एक पॉइंट और लिख लेना है, एक पॉइंट और क्या, हाँ, तो लास्ट में क्या लिख लेंगे ITF मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट में क्या बोलेंगे ITF। क्लियर है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी होल कैलकुलस में मुझे इतना टॉपिक पढ़ना है ना, इतना चैप्टर क्या है, इतना टॉपिक मुझे होल कैलकुलस में पढ़ना है। अच्छा, ये तो तुम्हारा एक पार्ट हो गया, है ना। एक पार्ट और तुम्हारा सिलेबस में बाकी है, उसमें क्या हो जाएगा देखना, हाँ देखना, यहाँ एक पार्ट तुम्हारा क्या है, ये सेकेंड पार्ट। क्लियर है, चलो तो यहाँ क्या बोलेंगे, हाँ तो देखना यहाँ पे क्या है, सेकेंड पार्ट में तुम्हारा उधर अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा के पार्ट में क्या मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, वेक्टर एंड 3D की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, और कौन सा चैप्टर है तुम्हारा LPP, एक होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना, छोटा टॉपिक है बोर्ड पर्पज से, है ना, तो उसका बात करेंगे। तो इसमें इधर जो है फर्स्ट नंबर में क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, है ना, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड क्या डिटर्मिनेंट। क्लियर है क्या, मैट्रिक्स एंड किसका बात करेंगे, डिटर्मिनेंट के बात करेंगे। ये तुम्हारा एक चैप्टर यहाँ पे आ गया, इधर कैलकुलस में कितना है पता चल गया ना। अच्छा, इसमें सेकंड चैप्टर जो है किससे बात करेंगे, वेक्टर एंड किसका, 3 डायमेंशन का बात करेंगे। क्लियर है क्या, 3 डायमेंशन, वेक्टर एंड 3 डायमेंशन की बात करेंगे। इसके बाद की क्या है टॉपिक, चैप्टर प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी के बाद क्या, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये तुम्हारा क्या है, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, LPP मतलब क्या हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो सेकंड ब्रांच में मेरा सिलेबस क्या है, 4 टॉपिक है, 4 सिलेबस है सेकंड ब्रांच में। और फर्स्ट ब्रांच तुम्हारा क्या है, कैलकुलस है, और कैलकुलस में इतना टॉपिक है तो सभी पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इधर क्या है, मात्र ओनली 4 टॉपिक है, वो भी क्या है, इजी है। तो इसका मतलब क्या, चैलेंजिंग पार्ट कौन है, फर्स्ट पार्ट मतलब कैलकुलस, है ना। जैसे इंटीग्रेशन का ही बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ही 1 मंथ चलते रहता है, फंक्शन की बात करेंगे तो वो भी चलता रहता है ना, 2 मंथ, 1 मंथ, 1.5 मंथ, ऐसे चलता रहता है ना। तो इसमें क्या है, तुम्हारा कंसेप्ट भी है और तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, यहाँ कैलकुलस से इधर से भी आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आसान टॉपिक है। क्लियर है, तो पहले इस ब्रांच को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, देन इस ब्रांच को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, समझ गया। तो क्या करना है पहले कि अपना सिलेबस, है ना, फ्रेश कॉपी में क्या करना है, सिलेबस पहले लिखना है। सिलेबस फर्स्ट पेज पे होना चाहिए कि मुझे 12th में पढ़ना क्या है, यानी कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। क्लियर है ना,
पहली बात ये पता होना चाहिए ना कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन नहीं पढ़ना है, कौन जेई में है, क्या है नहीं है, 11 में कौन सिलेबस है, 12 में कौन सिलेबस है, सारा चीज़ तो पता होना चाहिए। क्लियर है? तो मैंने पूरे सिलेबस लिख लिया, सिलेबस जो है पूरे लिख लेना कॉपी में। अच्छा, आगे जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसका क्या, इधर का ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच क्या, कैलकुलस से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और कैलकुलस में मैंने बोला होगा क्या कि तुम्हारा रिलेशन जो है 12 का फर्स्ट चैप्टर क्या है, रिलेशन। लेकिन मैं सेट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिलेशन सेट से जन्म लिया है। क्लियर है क्या? तो मैं सेट स्टार्ट करूंगा, सेट पढ़ाता जाऊंगा, जहां पे रिलेशन जन्म लेगा सेट को मैंने छोड़ दूंगा। फिर किसको, रिलेशन को पकड़ेंगे, फिर रिलेशन से क्या फंक्शन जन्म लेगा, तो फंक्शन को जहां पे आएगा वहां पे उसको साइड में रख के फिर रिलेशन को पूरे खत्म करेंगे। क्लियर है? तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्या, सेट। क्लियर है क्या? फर्स्ट ब्रांच कैलकुलस, कैलकुलस में क्या, सेट। याद रखना सेट 11th का टॉपिक है ना। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये भी मैंने बता दिया। क्लियर है? यहाँ से मुझे रिलेशन लाना है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है क्या? अच्छा, तो यहाँ पूरे समझ में आ गया ना कि क्या है नहीं है। चलो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या, कैलकुलस, है ना। हेडिंग देना क्या, कैलकुलस, कैलकुलस। हेडिंग देना क्या, कैलकुलस। और कैलकुलस में जो है फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा क्या है, रिलेशन है। लेकिन मैं रिलेशन स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अभी नहीं पता है कि रिलेशन कहाँ से आया है ना। इसीलिए जहां से आया है पहले वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देन रिलेशन जहां पे पकड़ाएगा उसको लेके आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो रिलेशन कहाँ से, फंक्शन से आया है, तो बात करते हैं क्या, रिलेशन कहाँ से, सेट से आया है, तो बात करते हैं पहले सेट का, है ना। तो स्टार्ट करेंगे क्या, सेट, सेट, है ना। और सेट होता क्या है इस चीज को समझना, है ना। मैंने 11th में डिस्कस किया हूँ, 11th का टॉपिक है, चैप्टर है, तो वहाँ डिस्कस किया हूँ कि सेट एक्चुअल में है क्या नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे समझना कि एक्चुअल में सेट है क्या, है ना। कि समझना, मैंने बोला कि एक कलेक्शन, सेट मतलब क्या हो गया, एक कलेक्शन, एक कलेक्शन, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड क्या, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब समझना, मैंने क्या किया, सेट का तो मैंने डेफिनेशन लिखा हूं। अब इस डेफिनेशन में जितना भी वर्ड है, इस डेफिनेशन को समझना, जितना भी वर्ड है प्रत्येक वर्ड को क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, है ना। अगर डेफिनेशन नहीं पता है, चैप्टर का जो मेन चीज सेट है उसके बारे में नहीं पता है, तो चैप्टर के अंदर में क्या पड़ेगा, नहीं समझ में आया। तो पहली बात क्या, तुम्हें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में वो है क्या। चलो देखते हैं सेट के डेफिनेशन को क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करते हैं प्रत्येक वर्ड को। समझना, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एक कलेक्शन, एक कलेक्शन, कलेक्शन मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना या जमा करना। तो एक कलेक्शन ऑफ क्या, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड वर्ड का मीनिंग मुझे अभी नहीं पता है, थोड़ा देर के बाद हम डिस्कस करते हैं, है ना। वेल डिफाइंड थोड़ा देर के बाद पता चल जाएगा, है ना। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, अलग अलग, अलग अलग मतलब क्या, जो रिपीट ना करे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कोई भी सामान वगैरह। अब यहाँ पे समझना, कलेक्शन मतलब एक जगह इकट्ठा करना। तो किसका कलेक्शन, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। किसका कलेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्ट का। अच्छा, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करेंगे तो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मतलब क्या, रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब दो ऑब्जेक्ट क्या, सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, जो रिपीट ना करे, मतलब क्या, डू नॉट रिपीट। यहां तक क्लियर है क्या, डू नॉट रिपीट, डू नॉट रिपीट। मैंने बोला यहाँ पे 1 2 3, है ना। यहाँ पे 3 नंबर मैंने लिखा 1 2 3। क्या कोई 2 नंबर सेम है क्या, यानी 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये 3 नंबर क्या है, डिस्टिंक्ट है ना। ये तुम्हारा क्या होगा, डिस्टिंक्ट। यहाँ तक क्लियर होगा क्या। अगर मैंने बोला यहाँ पे 1 2 3 3 4, देखो मैंने कितना 5 नंबर यहाँ पे लिखा हूँ, कोई नंबर रिपीट कर रहा है, यस 3 क्या है, रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये जो 5 नंबर है, ये तुम्हारा, इसको तुम डिस्टिंक्ट नहीं बोल सकता है ना। ये जो तुम्हारा 5 नंबर है, नॉट
नोट डिस्टिंक्ट, नोट डिस्टिंक्ट, ये क्लियर हो गया ना। यहाँ पूरे समझ में आ गया कि डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है। मैंने 3-4 ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, समझना, यहाँ पे समझना। मैंने क्या बोला कि एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये पेन है, ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, पेन जो है ऑब्जेक्ट है, ये जो भी है सामान ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, और क्या, अच्छा ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा बताना, सुनो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है कलेक्शन ना, तो मैंने 3 ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट में कोई 2 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट सेम है क्या? सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट है। क्लियर है क्या? अच्छा, ये 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मैंने लिया, उसके बाद क्या बोला है? कलेक्शन, यानी इस 3 ऑब्जेक्ट का क्या करना है? कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, एक जगह जमा करना। मैंने तीनों ऑब्जेक्ट को क्या किया? एक जगह इकट्ठा किया, जमा किया। अब समझना, अगर ये कलेक्शन जमा किया हुआ ऑब्जेक्ट अगर ये वेल डिफाइन हो जाता है तो ये कलेक्शन सेट होगा, अगर वेल डिफाइन नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। अच्छा, दिमाग में क्या, माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि अच्छा ये कलेक्शन वेल डिफाइन होगा तो सेट होगा, वेल डिफाइन नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि वेल डिफाइन का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? अरे क्लियर है ना। अगर वेल डिफाइन का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता चलेगा तो कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? क्लियर है ना। तो क्या पता होना चाहिए? वेल डिफाइन का एक्चुअल मीनिंग है क्या, है ना। चलो पता करते हैं वेल डिफाइंड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर वेल डिफाइंड का मीनिंग पता चल गया मतलब क्या, सेट क्लियर हो जाएगा। अच्छा समझना, मैंने एक डेफिनेशन, एक पहले एग्जाम्पल से चल रहा हूँ। यहाँ वेल डिफाइंड का जो मीनिंग है मैं यहाँ लिखूंगा, पहले एक डेफिनेशन समझना, है ना। मैंने नया स्लाइड जो है, चलो आगे बढ़ाते हैं। हाँ समझना, यहाँ पे समझना। हाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मैंने क्या बोला? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो वेल डिफाइन होगा तो सेट होगा, वेल डिफाइन नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। यानी कलेक्शन वेल डिफाइन होगा तभी सेट होगा। क्लियर है ना। तो वेल डिफाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इसको समझना। मैंने यहाँ पे बोला, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन 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 ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन इन योर क्या, फिजिक्स या केमिस्ट्री क्लास ले, केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लास क्लास है ना। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर केमिस्ट्री क्लास। अब समझना, यहाँ पे मान लो कि जो केमिस्ट्री क्लास है उसमें तो कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट होगा ना। चलो कलेक्शन करते हैं। मान लो क्या, पी नेम के जो स्टूडेंट है, क्यू नाम के स्टूडेंट, आर नाम के स्टूडेंट, एस और टी। हाँ ये मैंने कलेक्शन किया किसका? इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन किया हूँ, है ना। अच्छा ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहाँ पे है? तुम्हारे केमिस्ट्री क्लास में। अच्छा ये चीज बताना कि ये 5 स्टूडेंट इंटेलिजेंट है केमिस्ट्री क्लास में, मतलब क्या केमिस्ट्री वाले टीचर के नजर में इंटेलिजेंट है? नहीं समझ में आया। यानी ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट है किसके नजर में? केमिस्ट्री वाले टीचर के नजर में। ये बताना कि अगर ये स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा तो क्या मेरे पास भी इंटेलिजेंट रहेगा? कोई जरूरी नहीं है। अरे केमिस्ट्री में इंटेलिजेंट है, जरूरी है कि मैथ में भी इंटेलिजेंट होगा? तो कोई जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंट होगा। तो केमिस्ट्री वाले टीचर जो है वो एक पर्सन है, मैं भी एक पर्सन हूँ। इस कलेक्शन में देखना कि इसका इंटेलिजेंसी क्या होता है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है। और अगर कोई कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, तो कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा। अगर वेल डिफाइन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? सेट नहीं होगा। क्लियर है क्या? इसका मतलब समझना, ये कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन क्या है? पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। क्लियर है क्या? अच्छा और समझना, मान लो ये इंटेलिजेंट है, कहाँ ये इंटेलिजेंट है, मैं यहाँ
अगर मान लो महाराष्ट्र की बात करो तो चलो यहाँ पे ये इंटेलिजेंट है, क्या इसको मैं अमेरिका भेज दूँ, दिल्ली भेज दूँ, तो वहाँ तो कोई जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंट होगा। अरे क्लियर है ना, वहाँ कोई जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंट होगा। इसका मतलब क्या कि ये तुम्हारा प्लेस है, ये जो जगह है महाराष्ट्र, ये भी प्लेस है, दिल्ली चले जाओ वो भी प्लेस है। मतलब इसका इंटेलिजेंस से क्या हो रहा है कि प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा है। अगर कोई कलेक्शन प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाएगा तो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। यानी वेल डिफाइंड का मेरे पास अभी तक कितना टू मीनिंग आया है। कौन कौन? एक तुम्हारा क्या पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा तो वेल डिफाइंड नहीं होगा, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर मैंने क्या बोला कि प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाएगा तो वेल डिफाइंड नहीं होगा, मतलब प्लेस टू प्लेस भी चेंज नहीं होना चाहिए। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? अच्छा, और कुछ है क्या? हाँ समझना, एक और मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या इसी के नीचे लिख रहा हूँ, समझना। हाँ यहाँ पे, हाँ देखना, मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल, मैंने बोला कलेक्शन 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 ऑफ क्या? वॉवेल, कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। अब समझना, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल मेरा क्या क्या है? ए ई आई ओ यू, है ना? ए ई आई ओ यू, हाँ समझना। अब यहाँ पे ए ई आई ओ यू, तो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल ए ई आई ओ यू है ना? तो आप समझना यहाँ पे ये जो वॉवेल है, अगर हमसे पूछे कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल बताओ तो मैं तो यही बताऊंगा ए ई आई ओ यू। अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम भी यही बताएगा। दुनिया में किसी भी आदमी से पूछे कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल बताओ तभी तो यही बताएगा। क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है? क्या पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है ना? इसका मतलब क्या, अभी तक ये क्या वेल डिफाइन है। अच्छा, यहाँ पे महाराष्ट्र में मान लो कि वॉवेल ये है, दिल्ली पंजाब में जाने के बाद चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तुम्हारा प्लेस टू प्लेस भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोई कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज और देखना, वेल डिफाइंड का मेरे पास दो मीनिंग आया, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी वॉवेल ये है 5 घंटे के बाद चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब कोई कलेक्शन टाइम टू टाइम भी चेंज नहीं होता है तो कलेक्शन क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। क्लियर है ना? तो कितना 3 मीनिंग आया किसका? वेल डिफाइंड का। पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? अच्छा, एक पॉइंट और बात करता हूं, समझना। ये कलेक्शन क्या है? मान लो कि ये कलेक्शन क्या है? इंटेलिजेंट है ना? मैं एक सिचुएशन का बात कर रहा हूं। अगर ये स्टूडेंट क्या है, मान लो कि इंटेलिजेंट है, अगर मैंने इसके कान पे कुछ है ना राइफल लगा दिया और मैंने इसको बोला कि तुम बोलो कि इंटेलिजेंट नहीं है, तो राइफल देख के ये डर से बोलेगा क्या कि हम इंटेलिजेंट नहीं है? अरे बोलेगा कि नहीं? डर से बोलेगा। जब ये मैंने राइफल साइड करूंगा तो फिर सीना चौड़ा करके चलेगा क्या कि हम इंटेलिजेंट है। मतलब राइफल कान पे लगाए उस सिचुएशन में क्या बोला? हम इंटेलिजेंट नहीं है। जब मैंने राइफल साइड कर लिया तो उस सिचुएशन में ये क्या बोला कि हम इंटेलिजेंट है। मतलब क्या कि ये सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो गया ना। अगर कोई कलेक्शन सिचुएशन टू सिचुएशन भी चेंज हो जाएगा तो तुम्हारा वेल डिफाइन नहीं होगा। अगर कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा तो क्या? सेट नहीं होगा, है ना? अच्छा, यहाँ पे देखना, वॉवेल का जो कलेक्शन है इसमें तुम इसके कान पे कितना भी राइफल लगाओ, वॉवेल चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ये कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइन है। कलेक्शन ऑफ वॉवेल क्या है? वेल डिफाइन। समझना, यानी ये वॉवेल का कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, टाइम टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइन है। अगर कलेक्शन वेल डिफाइन है मतलब क्या है? सेट है ना? अब देखना यहाँ पे, समझना कि वेल डिफाइन में कितना 4 मीनिंग आया, 4 मीनिंग। कौन कौन? चलो वेल डिफाइन का मीनिंग लिखते हैं, अब समझना, है ना? वेल डिफाइन का मीनिंग, हाँ यहाँ पे, एक मिनट, हाँ समझना। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या क्या आया कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है वो कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस,
टाइम टू टाइम और सिचुएशन टू सिचुएशन, है ना। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मैं वेल डिफाइंड का मीनिंग लिख रहा हूं, समझना। कलेक्शन कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का क्या, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट शुड नॉट वेरी, चेंज नहीं होना चाहिए, शुड नॉट, समझना, शुड नॉट वेरी, वेरी मतलब चेंज होना, शुड नॉट वेरी, वेरी मतलब चेंज होना। अब समझना, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट शुड नॉट वेरी, कहाँ से कहाँ चेंज नहीं होना चाहिए, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। और क्या, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए, प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए। और बताना, मैंने क्या बोला, 4 मीनिंग बताया ना वेल डिफाइंड का, क्या क्या, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन, चेंज नहीं होना चाहिए। तो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम भी चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। क्लियर है क्या, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। और सिचुएशन टू सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होना चाहिए, तो सिचुएशन टू सिचुएशन। क्लियर है क्या, सिचुएशन टू सिचुएशन भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब एक वेल डिफाइंड वर्ड का मीनिंग इतना होता है। इसको सही से समझना, कहीं बुक किताब में नहीं लिखा रहता है कि ये वेल डिफाइंड का मीनिंग इतना होगा, ये होगा, ये होगा। जितना मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना है, सीखना है। क्लियर है, फिर तुम्हें क्या, सेट पकड़ में आ जाएगा, सेट पकड़ में आ जाएगा। तुम्हें पता है क्या, रिलेशन सेट पे टिका हुआ है। क्लियर है ना। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या, वेल डिफाइंड का मीनिंग ये हो गया कि, हाँ इसको पकड़ के रखना, क्या, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होगा, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज नहीं होगा, है ना। अब तुम अगर ये जानकारी अगर हो गया तो तुम अब एग्जाम्पल देखकर बता सकता है कि कौन सा एग्जाम्पल वेल डिफाइंड है कि नहीं। अगर तूने ये जज कर लिया कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो जो वेल डिफाइंड नहीं होता मतलब सेट नहीं होगा। अरे कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तभी तो सेट होगा ना। तो फिर तुम इजीली बता सकता है कि वो कलेक्शन सेट है कि नहीं। क्लियर है क्या, अगर वेल डिफाइंड का सभी मीनिंग तुम्हारे पास है तो। चलो इस एग्जाम्पल पे बात करते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल पे, चलो इसको ऊपर कर रहे हैं। हाँ, अब देखना, समझना, समझना। हाँ, मेरा क्या है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने लिखा हूँ। एक एग्जाम्पल ये हो गया और दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और सेकंड में क्या, कलेक्शन ऑफ वावेल। इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन सेट होगा कि नहीं, ये थोड़ा देखते हैं। अरे अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइन होगा तभी सेट होगा, वेल डिफाइन होगा तो सेट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देखना, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन जो है, तो ये तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है ना। अरे किसी, मान लो केमिस्ट्री वाले टीचर के नजर में इंटेलिजेंट है, लेकिन मेरे नजर में कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। अगर कोई कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज होगा मतलब वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड होगा तो सेट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल सकता है, दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना। बोल दो क्या, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन क्या नहीं है, वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर है, प्लेस टू प्लेस, है ना। सो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट सेट। समझ लेना, सो इट इज नॉट सेट। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ क्लियर है। ये समझ गया ना कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड क्यों नहीं है। अगर वेल डिफाइंड है तो सेट भी नहीं है, तो सेट क्यों नहीं है। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया। अच्छा, आगे देखना, मैंने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में इसमें मैंने क्या बताया कि ये कलेक्शन तुम्हारा क्या, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होगा, है ना। किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, है ना। तो
ये एग्जाम्पल तुम्हारा क्या सेट हो जाएगा, क्या लिखेंगे, दिस कलेक्शन, ये कलेक्शन क्या है, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो इट इज सेट। अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्या सेट का पूरे फंडा क्लियर हुआ कि नहीं, अरे क्लियर हो गया क्या कि सेट, अब तुम क्या है कि कोई भी कलेक्शन को देखकर बता सकता है तो सेट होगा कि नहीं होगा, अगर क्या वेल डिफाइंड का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो। नहीं समझ में आया? तो अगर मैंने तुमसे पूछूं कि कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल क्या वो सेट होगा कि नहीं, समझना, मैंने 3 4 3 मानो कि एक एलिफेंट ले लिया, टाइगर ले लिया, लायन ले लिया, है ना, ये क्या है, डेंजरस एनिमल है ना, मुझे तो डर लगता है सबसे, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, लायन मतलब लायन शेर, इससे मुझे क्या डर लगता है, एलिफेंट है ना, इससे भी डर लगता है। अब समझना, मैंने बोला डेंजरस एनिमल और एनिमल में मैंने ये कलेक्शन किया, क्या ये सेट होगा, ये देखना ये सेट होगा कि नहीं। अरे ये मेरे लिए डेंजर है, कुछ लोग को देखता होगा एलिफेंट को लेकर घूमता रहता है, इसका मतलब क्या कि उनके लिए डेंजर तो नहीं है, वो भी एक पर्सन है, मैं भी एक पर्सन हूँ, मतलब क्या, ये कलेक्शन क्या हो गया तुम्हारा, पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। अगर कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा मतलब क्या, वेल डिफाइंड नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा मतलब क्या, सेट नहीं होगा। इसका मतलब कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल सेट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, समझ में आ गया? तो सेट का कंसेप्ट पूरे क्लियर है कि सेट एक्चुअल में होता क्या है ना, ये समझ में आ गया। अब समझना सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड, सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड है, क्या, एक रोस्टर फॉर्म, उसी को क्या टेबुलर फॉर्म कहा जाता है, और सेकंड नंबर क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टीज फॉर्म। यानी सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड है, उन दोनों मेथड को क्या एक एक करके पढ़ेंगे, है ना, उसका रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उससे बात करेंगे, है ना। जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट अगर कमांड हो जाएगा, फिर टाइप्स ऑफ सेट, है ना, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाते हुए देन सबसेट वगैरह सब, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, है ना, वहां पे बात करेंगे, वहीं से तुम्हारा क्या रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है? तो हेडिंग देना अब क्या कि मेथड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या क्या है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं चल रहा हूँ, समझना, हेडिंग देना क्या, मेथड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना। सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड, कितना मेथड है, कितना फॉर्म है, 2 मेथड है ना। तो फर्स्ट नंबर तुम्हारा क्या है, रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट मेथड या फर्स्ट फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इसी को क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। क्लियर है क्या? अच्छा, सेकेंड नंबर तुम्हारा क्या है, सेकेंड नंबर सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज फॉर्म, है ना, प्रॉपर्टीज फॉर्म। यहाँ तक फंडा क्लियर है क्या? रोस्टर फॉर्म या इसी को क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म होता क्या है ना, तो समझना रोस्टर फॉर्म होता क्या है, वैसा फॉर्म समझना जिसमें एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है, किसके साथ, कॉमा के साथ, एंड उसको बंद कर दिया जाता है, एंड क्लोज कर दिया जाता है किसमें, कर्ली ब्रैकेट में, है ना। तो जो सेट बनता है वही तुम्हारा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। मैं इसका डेफिनेशन यहीं पे लिखते हुए चल रहा हूँ। फर्स्ट नंबर क्या, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, क्या लिखेंगे, क्या होता है, इन दिस मेथड या इन दिस फॉर्म, लिखना इन दिस मेथड या क्या लिखेगा, फॉर्म, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स in this method elements are separated
एलिमेंट्स आर सेपरेटेड, एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है किससे? सेपरेटेड विद कॉमा, क्लियर है क्या? कॉमा। एंड एलिमेंट को सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ, एंड एनक्लोज कर दिया जाएगा, एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट, एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट, क्लियर है क्या? कर्ली ब्रैकेट है ना। तो जो तुम्हारा सेट बनेगा वो किस फॉर्म में रहेगा? रोस्टर फॉर्म में होगा, है ना। जैसे एग्जांपल में समझना, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे समझना। हाँ, एग्जाम्पल की बात किया जाए तो मैंने बोला एग्जाम्पल में एक सेट ए लिखा, और सेट ए में मैंने बोला क्या? कलेक्शन ए ई आई ओ यू, क्या है ये? वॉवेल का कलेक्शन। कितना एलिमेंट है? ये तुम्हारा क्या है? एलिमेंट। देखो एलिमेंट को सेपरेट किया गया है किससे? कॉमा के साथ, है ना। कॉमा के साथ सभी एलिमेंट को सेपरेट किया गया है, और इसको एनक्लोज्ड मतलब क्या? बंद कर दिया गया है किससे? कर्ली ब्रैकेट से। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट है। तो जो सेट बना है, ये सेट का फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसी को क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म, या इसी को बोलेंगे टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, है ना। तो इसमें तुम्हारा क्या है? रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट डायरेक्ट दिखेगा। अरे जो एलिमेंट लिखा रहेगा, एलिमेंट तुमको डायरेक्ट दिखेगा, हाँ। एलिमेंट को सेपरेट किया रहेगा किससे? कॉमा के साथ, एंड इन कर्ली ब्रैकेट में बंद रहेगा, क्लियर है क्या? तो ये तुम्हारा हो गया क्या? रोस्टर फॉर्म। थोड़ा एक बात करेंगे किसका? सेट बिल्डर फॉर्म का भी बात कर लो, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है इसका भी बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से ये तुम्हारा क्या है? इसको तो सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ से। हाँ, इस मेथड में क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, कि एलिमेंट को जो लिखा जाता है कुछ रूल के साथ लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म में क्या था? एलिमेंट को तूने क्या सेपरेट करके लिख रहा था ना, सेपरेट करके एलिमेंट को कॉमा के साथ सेपरेट करके लिख रहा था, और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर रहा था, है ना। इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि एलिमेंट को लिखा जाएगा कुछ रूल और प्रॉपर्टीज के साथ। इन दिस मेथड, समझना, इन दिस मेथड, इस मेथड में, इन दिस मेथड या क्या फॉर्म? इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स आर रिटेन, एलिमेंट को लिखा जाएगा, एलिमेंट्स आर रिटेन विद सम रूल और प्रॉपर्टीज, क्लियर है क्या? यानी इस मेथड में क्या करेंगे? एलिमेंट जो लिखा जाएगा कुछ रूल और प्रॉपर्टीज के साथ क्या लिखा जाएगा, क्लियर है क्या? समझ में आ गया? चलो एग्जाम्पल के थोड़ा हम बात करते हैं। किसका एग्जाम्पल? हाँ, आप देखना, सेट बिल्डर फॉर्म का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। किसका? सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? एलिमेंट को कुछ रूल और प्रॉपर्टीज के साथ लिखा जाता है। तो मैं एक सेट लिख रहा हूँ कि सेट ए इक्वल टू, मैंने बोला एक्स सच दैट, मैंने बोला एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा? एन स्क्वायर, और 1 से बड़ा एन है, और मैंने क्या 5 से छोटा ले लिया, और एन बिलोंग करवा दिया कहाँ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, क्लियर है क्या? एन कहाँ से बिलोंग करवा दिया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब देखना इसमें तुम्हें एलिमेंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यही तुम्हारा रूल और प्रॉपर्टीज है, क्लियर है ना, कि इस सेट में क्या है? एलिमेंट को कुछ रूल और प्रॉपर्टीज के साथ लिखा गया है। तो इसका मतलब ये क्या है? तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक ही देखना, तुम्हें रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट डायरेक्ट दिखता है, सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट डायरेक्ट नहीं दिखता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे समझना, मेरा एक्स का वैल्यू ही मेरा एलिमेंट है। एक्स का वैल्यू कब आएगा? जब एन का वैल्यू पुट करेंगे, क्लियर है। अगर मेरे पास एन का वैल्यू नहीं रहेगा तो एक्स का वैल्यू नहीं आएगा, क्लियर है ना। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए एन का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो एन का वैल्यू कहाँ से आएगा? तो एन का वैल्यू इस रूल और प्रॉपर्टीज के साथ आएगा, है ना। अच्छा, एन का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो एन का वैल्यू आएगा कहाँ से? यहाँ से आएगा एन का वैल्यू, है ना। ये बिलोंग्स टू क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
यहाँ से, और n का वैल्यू क्या बोला है, 1 से बड़ा है 5 से छोटा है। अच्छा 1 और 5 के बीच में तो इन्फानाइट रियल नंबर है, 1 और 5 के बीच में इन्फानाइट n का वैल्यू होगा, लेकिन कंडीशन और आगे लगा है क्या, n तुम्हारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो मेरे पास n का वैल्यू क्या क्या आ गया, 2 3 4। अब n का वैल्यू आ गया तो n का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा मतलब क्या, मेरा एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा एलिमेंट, सेट के घर में एलिमेंट क्या क्या है, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट दिखेगा नहीं, उसको जब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब मुझे एलिमेंट दिखेगा कि उसमें कौन कौन एलिमेंट है। तो मैंने इस सेट बिल्डर फॉर्म से क्या कर रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर n का वैल्यू मैंने 2 पुट करूंगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा क्या। अगर n का वैल्यू मैंने 3 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और n का वैल्यू 4 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 16। यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा इसमें देखा कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। कौन कौन एलिमेंट है पता चल गया। तो ये तुम्हारा क्या है, इसमें एलिमेंट डायरेक्ट दिख रहा है, इसका मतलब ये सेट तुम्हारा क्या है, रोस्टर फॉर्म। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एलिमेंट डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या एलिमेंट डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म नहीं। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ फंडा क्लियर हो गया ना, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर है। तो इसमें तुम्हारा रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और तुम्हारा सेट बिल्डर में अच्छे लेवल का क्वेश्चन पर भी बात करेंगे कि क्वेश्चन मैंने मॉड फंसा दूंगा, लॉग फंसा दूंगा, फिर कैसे मैं डील करूंगा सेट बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर से सेट बिल्डर। क्लियर है ना। तो क्या है, तुम्हारा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा कि तुम्हारा रोस्टर सेट बिल्डर पर क्या अच्छे लेवल का क्वेश्चन चलेगा, देन क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे। क्लियर है, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।